हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साइंस के एमसीक्यूज देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एमपीएसआई, एमपी पुलिस, व्यापम आदि के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव शरीर में अग्नाशय स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट को, सेकंड ऑप्शन इंसुलिन को, थर्ड ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल को, फोर्थ ऑप्शन ऑक्सिन को। इसका राइट आंसर है इंसुलिन को। मानव शरीर में अग्नाशय स्रावित करता है इंसुलिन को। दरअसल शरीर के अंदर जाने वाले पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल इंसुलिन ही करता है। शरीर के अंदर जाने वाले पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल इंसुलिन ही करता है। जब इसकी मात्रा कम होने लगती है तब शरीर के अंदर ग्लूकोज को पचाने की शक्ति कम हो जाती है। जब इसकी मात्रा कम होने लगती है तब शरीर के अंदर ग्लूकोज को पचाने की शक्ति कम हो जाती है और मधुमेह रोग से शरीर कैसा हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। और मधुमेह रोग से शरीर ग्रसित हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल वसा के कारण उत्पन्न होता है। कोलेस्ट्रॉल किसके कारण होता है? वसा के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात वसा की वह मात्रा जिसका दहन नहीं हो पाता है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो जाती है। वसा की वह मात्रा जिसका दहन नहीं हो पाता है वह कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन को। मानव शरीर में अग्नाशय स्रावित करता है इंसुलिन को। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की रचना होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, सेकंड ऑप्शन है डीएनए तथा प्रोटीन से, थर्ड ऑप्शन है वसा तथा कार्बोहाइड्रेट से, फोर्थ ऑप्शन है आरएनए तथा प्रोटीन से। इसका राइट आंसर है डीएनए तथा प्रोटीन से गुणसूत्रों की रचना होती है। डीएनए तथा प्रोटीन से, डीएनए तथा प्रोटीन से गुणसूत्रों की रचना डीएनए तथा प्रोटीन से होती है। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म में सूत्रबद्ध रचनाएं पाई जाती हैं। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म में सूत्रबद्ध रचनाएं पाई जाती हैं। इसे ही गुणसूत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ही गुणसूत्र कहा जाता है। यह डीएनए एवं प्रोटीन्स का परस्पर कुंडली बनाकर क्रोमैटिन के रूप में गुच्छों में पाया जाता है। यह डीएनए तथा प्रोटीन्स का परस्पर कुंडली बनाकर क्रोमैटिन के रूप में गुच्छों में पाया जाता है। प्रत्येक क्रोमैटिन में अनेक क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिन में अनेक क्रोमोसोम होते हैं। इसी क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं। इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन। तो गुणसूत्रों की रचना होती है डीएनए तथा प्रोटीन से। गुणसूत्रों की रचना किससे होती है? डीएनए तथा प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है डॉल्टन, सेकंड ऑप्शन है सल्क, थर्ड ऑप्शन है वाटसन व क्रिक, फोर्थ ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। इसका राइट आंसर है वाटसन व क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर है एक। फर्स्ट ऑप्शन है जड़, सेकंड ऑप्शन है तना, थर्ड ऑप्शन है पुष्प, फोर्थ ऑप्शन है शाखा। गाजर है एक, इसका राइट आंसर है जड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गाजर कैसी है? एक जड़ है। गाजर को जड़ की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार गाजर, मूली, सलजम इत्यादि को जड़ की श्रेणी में रखा गया है। जबकि हल्दी, अदरक, आलू इत्यादि को तना की श्रेणी में रखा गया है। किस किस को तना की श्रेणी में रखा गया है? हल्दी, अदरक, आलू इत्यादि को तना की श्रेणी में रखा गया है और जड़ की श्रेणी में मूली, सलजम, गाजर इन तीनों को जड़ की श्रेणी में रखा गया। तो इसका राइट आंसर है जड़। गाजर है जड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जनता और रेशा नहीं है। निम्न में से जनता और रेशा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊन, सेकंड ऑप्शन है रेशम, थर्ड ऑप्शन है पटसन, फोर्थ ऑप्शन है पश्मीना। इसका राइट आंसर है पटसन। निम्न में से जनता और रेशा नहीं है पटसन। ऊन, रेशम एवं पश्मीना जनता और रेशा की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों कैसे हैं? जनता और रेशा की श्रेणी में आते हैं। कारण क्या है? ऊन भेड़ के चमड़े से और रेशम सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े से, रेशम
सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े से और पश्मीना भी जानवर उत्पाद रेशा है। पश्मीना भी कैसा है? जानवर उत्पाद रेशा है। ये तीनों जनता रेशा की श्रेणी में आते हैं। जबकि जबकि पटसन, जूट पटसन पानी में उगाए जाते हैं। जबकि जूट पटसन पानी में उगाए जाते हैं तथा बाह्य सल्क रेशे के रूप में निकाले जाते हैं। तथा जूट पटसन पानी में उगाए जाते हैं तथा बाह्य सल्क रेशे के रूप में निकाले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है पटसन। निम्न में से जनता रेशा नहीं है, कौन नहीं है? पटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मोम का पिघलना, सेकंड ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना, थर्ड ऑप्शन है भोजन का पाचन, फोर्थ ऑप्शन है बीज का पौधों के रूप में विकसित होना। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मोम का पिघलना। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोम का पिघलना। लोहे पर जंग लगना, Fe2O3 इंटू 24H2O। हेमेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है? हेमेटेड फेरिक ऑक्साइड। हेमेटेड फेरिक ऑक्साइड। भोजन का पाचन अर्थात भोज्य तत्व कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन इत्यादि का ऑक्सीडेशन होना। भोजन का पाचन कैसा है? भोज्य तत्व कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन इत्यादि का ऑक्सीडेशन होना। बीज का पौधे के रूप में विकसित होना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, बीज का पौधे के रूप में विकसित होना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मोम का जलना, मोम का जलना मोम का जलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। कारण मोम के जलने के पश्चात मोम पुनः प्राप्त किया जाता है। मोम के जलने के पश्चात पुनः प्राप्त किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोम का पिघलना। ये तीनों कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा मोम का पिघलना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। फर्स्ट ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, थर्ड ऑप्शन है ध्रुवों पर, फोर्थ ऑप्शन है अनंत पर। तो इसका राइट आंसर है ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। किस पे होती है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। इसका राइट आंसर है ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर महानतम होती है और विषुवत रेखा पर निम्नतम होती है। और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर कैसी होती है? शून्य होता है। इसका राइट आंसर है ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, ठोस का सीधा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ठोस का सीधा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पन, सेकंड ऑप्शन है जमना, थर्ड ऑप्शन है गलन, फोर्थ ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। फोर्थ ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। और द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। और द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? जमना। और गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, सेकंड ऑप्शन है 500 हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है 5000 हर्ट्ज, फोर्थ ऑप्शन है 50,000 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर है, निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है 50,000 हर्ट्ज। निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती? ऑप्शन नंबर 4 सही है, 50,000 हर्ट्ज। मनुष्य की श्रव्य सीमा कितनी है? 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मानी गई है। मनुष्य की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मानी गई है। 20 हर्ट्ज से कम
इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है। 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है 50,000 हर्ट्ज। निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती है? 50,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निम्न में से अगला क्वेश्चन है निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? फर्स्ट ऑप्शन है पारा, सेकंड ऑप्शन है चांदी, थर्ड ऑप्शन है चमड़ा, फोर्थ ऑप्शन है बेंजीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चांदी। निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो इसका राइट आंसर है चांदी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है दलपुंज, सेकंड ऑप्शन है बाह्य दलपुंज, थर्ड ऑप्शन है ब्रंथ, फोर्थ ऑप्शन है पुमंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रंथ। निम्न में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ब्रंथ। पुष्प के अंतर्गत आने वाले 4 प्रमुख अंग है। फर्स्ट बाह्य दलपुंज, सेकंड दलपुंज, फोर्थ थर्ड पुमंग, फोर्थ जायंग। तो ये तीनों कैसे पुष्प के अंतर्गत आते हैं। और ब्रंथ कैसा है? जो पुष्प का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? ब्रंथ। इसका राइट आंसर होगा ब्रंथ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकंड ऑप्शन है ग्रेफाइट, थर्ड ऑप्शन है कोक, फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कोक। निम्न में से कौन सी कार्बन निम्न में से निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? इसका राइट आंसर है कोक। कार्बन के क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों अपर रूप होते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों अपर रूप होते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट एवं फ्लोरीन होते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट एवं फ्लोरीन होते हैं तथा अक्रिस्टलीय अपर रूप में चारकोल, कोयला, कोक तथा काजल कार्बन कोयला, कोक तथा काजल कार्बन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कोक। निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? तो कौन सी है? कोक। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप MPA एग्जाम स्टडी और इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।